गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं एनुअल टर्म का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण किस तरीके से हुआ होगा या फिर विश्व का विश्व स्तर पर होना किस तरीके से संभव हुआ होगा, इसे समझने से पहले, इस शब्द को समझने से पहले हम अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर पर आते हैं, जिसकी हमने बात की थी ग्लोबल लेवल पर इंडिया के होने की। द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशलिज्म। इकोनॉमी के आधार पर ग्लोबलाइजेशन देखी थी हमने इंडिया में कि किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से MNCs आई थी, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया था। ये लेसन मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ और इसे आपने समझा भी था। तो जिस तरीके से हमने उस लेसन में समझा था कि भारत में ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है, कैसे MNCs वगैरह कंपनियाँ आती हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह का प्रोस्पेक्ट हम यहाँ लेकर चलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर इतिहास में लगभग पिछले 50 सालों से भी पहले पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के उस लेवल को लेकर चलेंगे जब इन चीज़ों की शुरुआत मात्र हुई थी, मतलब कि MNC नामक चीज़ों का पता ही नहीं था, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसे शब्दों का किसी को ज्ञान ही नहीं था। उस समय की बात करेंगे जब नए नए लोग आए और उन्होंने अपनी सामानों को दूसरे देशों में व्यापार के लिए लाना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि वे विश्व स्तर के व्यापारी बनने वाले हैं, उन्हें सिर्फ ये अंदाजा था कि वे अपनी चीज़ों को बेचकर एक अच्छा चीज़ खरीदना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से उस वक्त चीज़ों का एक्सचेंज करने की कोशिश की गई थी, ना कि मुद्रा का। जैसे कि हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में मनी को देखते हैं, उस समय हम बर्फर सिस्टम से रिलेट करते हुए इन चीज़ों को देख सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं उस समय के प्री मॉडर्न वर्ल्ड को। प्रारंभिक रूप से युग कैसा रहा था उस समय के दौरान। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड कि किस तरह का पुराना और आधुनिक युग रहा है, या फिर किस तरीके से आधुनिक युग से पहले का समय रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। When we talk of globalization, we often refer to the economic system that has emerged since the last 50 years or so. अगर हम विश्व स्तर की बात करें या वैश्वीकरण की बात करें या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन को हम रेफर करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर कि किस तरीके से इकोनॉमी बढ़ती हुई चली है, बदलती हुई चली है। यह इमर्ज करती है लगभग पिछले 50 सालों से। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, जैसा कि आप इस चैप्टर में देखेंगे, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। अगर विश्व स्तर पर विश्वीकरण की बात की जाए या ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए, तो ग्लोबल वर्ल्ड की अपनी पूरी एक इतिहास रहा है कि किस तरीके से व्यापार हुआ उस समय के दौरान, किस तरीके से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हुए या माइग्रेशन हुआ, पीपल किस तरीके से काम की तलाश में दूसरे देशों तक जाना पड़ गया उन्हें, और किस तरह के मूवमेंट हुए कैपिटल के रूप में, और क्या वजह रही इन सब चीज़ों की। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। एज वी थिंक अबाउट द डायमेट्रिकल एंड विजिबल साइन ऑफ द ग्लोबल इंटरकनेक्शननेस इन आवर लिव टुडे, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वे ड्रामेटिकल विजन्स रहे होंगे, क्या विजिबल साइंस रहे होंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल एक हद तक इंटरकनेक्टनेस को दिखाती है, और साथ ही साथ यह जीवन लगातार चलता चले जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज इमर्ज। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें समझा जा सकता है इस फेज को, और किस तरीके से यह विश्व स्तर पर इन चीज़ों को लेकर चलता है, इमर्ज करता है। ऑल्दो हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम सडनली मोर इंटरलिंक्ड। अगर हम बात करें इतिहास की, तो हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। पुराने समय में व्यापारी आए, इसके अलावा यात्री आए, इसके अलावा पुजारी आए, इसके अलावा धार्मिक यात्रा के दौरान विभिन्न नॉलेजों को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर
स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार से चीज़ों को कैरी किया, गुड्स को कैरी किया, मनी को कैरी किया, वैल्यूज को कैरी किया, स्किल्स को और आइडियाज को कैरी किया, जिससे विभिन्न प्रकार के इन्वेंशन हुए। इसके अलावा जर्म्स और डिजीज, कीटाणु या फिर हम कह सकते हैं विषाणुओं को भी उन्होंने कैरी किया अपने साथ, अपनी बीमारियों को भी कैरी किया, और वे बीमारियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती रहीं। बात कर रहे हैं आज से 30,000 साल पहले की, जब हम एक्टिव कोस्टल ट्रेड के अंतर्गत ऐसे लिंक्ड एरिया को देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत या फिर 3000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत को हम आज तक नहीं भूल पाए कि किस तरीके से उसका अंत हुआ होगा, इतनी सभ्यता का किस तरीके से अंत हुआ होगा। आज तक उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं। कहीं ना कहीं क्या पता वो व्यापार के कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल ना होने के कारण हुआ, या फिर किसी बीमारी के कारण वहाँ पर इन चीज़ों का अंत हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसी स्तर पर हम यहाँ देखते हैं कि कैसे यह प्रेजेंट डे में वेस्ट एशिया से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कितना लंबा समय हुआ है इस चीज़ को या फिर इन क्रंसियों को। फॉर द मेडुअल फाउंड देयर वे टू चाइना टू ईस्ट अफ्रीका, साथ ही साथ मालदीव से वे कौन से रास्ते थे जो चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक जुड़े हुए थे। यह लॉन्ग डिस्टेंस किस तरीके से सेपरेट होती थी और किस तरीके से बीमारियों को भी कैरी करती थी, किस तरीके से विषाणुओं को या जीवाणुओं को भी कैरी करती थी 7वीं शताब्दी के आसपास, ये सब देखते हैं हम। इसके अलावा 13वीं शताब्दी तक हम इनका अनमिस्टेकेबल लिंक देखते हैं कि किस किस तरीके से ये जुड़ते रहे। साथ ही साथ हम इस फिगर पर आते हैं। यह फिगर दिखा रही है आपको उस समय की आधारशिला को या स्मृतिशिला को, जिस पर विभिन्न प्रकार के जहाज़ों के रूप में आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जहाज या फिर ये शिप की इमेज हमें उस मेमोरी स्टोन पर देखने को मिलती है या फिर उस स्मृतिशिला पर देखने को मिलती है, जो यह दिखाती है कि यह कितनी ज़्यादा भव्य हुआ करती थी या फिर वह समय किस तरीके से व्यापार से जुड़ा हुआ था। साथ ही अब जानेंगे हम सिल्क रूट। सिल्क रूट कौन सा था? सिल्क का व्यापार या रेशम का व्यापार पूरे विश्व में कौन से रास्तों से होकर चलता था और यह सिल्क रूट किस तरीके से लोगों को पर्याप्त मात्रा में चीजें प्रोवाइड कराता था। साथ ही साथ हम सिल्क रूट के अंतर्गत बनी हुई इस पेंटिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह पेंटिंग दिखा रही है आपको कि चीन के अंतर्गत एक गुफा के बारे में दिखाया गया है, जिस पर विभिन्न प्रकार से पेंटिंग की गई है। साथ ही साथ दर्शाया गया है कि सिल्क मार्ग किस तरीके से होकर जाता था 8वीं सदी के आसपास। ये गुफा लगभग 217 के आसपास मंगोलो ग्रोटोज गुंस चीन के द्वारा बनाई गई है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मेंगो ग्रोटोज नाम का व्यक्ति चाइना का रहने वाला था जिसने ये दोष बनाई है। आइए जानते हैं सिल्क रूट के बारे में। द सिल्क रूट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिसेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम सिल्क रूट के बारे में बात कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा और मुख्य एग्जाम्पल देखने को मिलता है उस समय के आधुनिक युग से पहले के समय के व्यापार को और कल्चर को लिंक करते हुए कि यह किस तरीके से विश्व से जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, क्या इम्पोर्टेंस थी वेस्ट बॉन्डेज चाइनीज सिल्क की, जो कार्गो के रूप में रूट के जरिए लोगों तक पहुंचते थे। इतिहासकारों ने इसके बारे में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है, किस तरह के सेवरल सिल्क रूट हुआ करते थे उस समय के दौरान, किस तरीके से ये जमीन के माध्यम से या समुद्र के माध्यम से जाया करते थे। नीटिंग की क्रिया या बुनाई की क्रिया किस तरीके से वेस्ट रीजन में एशिया के आसपास हुआ करती थी। साथ ही साथ यह कैसे लिंक करता था एशिया और यूरोप से और नॉर्थ अफ्रीका से, ये सब चीज़ें आती हैं। साथ ही हम जानेंगे इसमें दे आर नो टू हैव एक्सटेंड सिंस बिफोर द
क्रिश्चियन इरा, कि क्रिश्चियन इरा से पहले किस तरीके से यह एग्जिस्ट हो गया और किस तरीके से 15वीं शताब्दी तक यह रहा था। इसके अलावा चाइनीज पोइट्री के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे यह ट्रेवल करती हुई उसी सेम रूट से लोगों तक पहुंची, किस तरीके से इंडिया और साउथ एशिया ईस्ट एशिया में चाइना के बर्तन आए, किस तरीके से इनके बदले में उन्होंने प्रीशियस मेटल प्राप्त किया या फिर मूल्यवान धातुएं इनके बदले में वे ले जाया करते थे, गोल्ड या सिल्वर ले जाया करते थे। फॉलोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, साथ ही साथ ये किस तरीके से फॉलोड किया गया यूरोप से लेके एशिया तक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। व्यापार और कल्चर किस तरीके से एक्सचेंज हुए उस समय के दौरान, और साथ ही साथ ये हैंड टू हैंड किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम से समझ पाते हैं, जो यात्रा के दौरान एशिया में आए और इन्होंने मुस्लिम प्रीचर्स के बारे में भी बताया। साथ ही हम मुस्लिम धर्म के कुछ प्रीचर्स के बारे में भी जानते हैं जो इन सेंचुरीज के आसपास आए और उन्होंने इसके बारे में बताया। इसके अलावा हम उस समय के बारे में भी जानते हैं जब बौद्ध धर्म के कुछ लोग ईस्टर्न इंडिया में आए और उन्होंने अपना धर्म फैलाना शुरू किया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से यह डायरेक्शन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रूप में सिल्क रूट से होती हुई लोगों तक पहुंची या लोगों तक फैल गई। इसके बाद हम पहुंचते हैं फूड ट्रेवलर सापागत्ती एंड पटना। फूड किस तरीके से ट्रेवल हुआ, जिस तरीके से लोग व्यापार के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, जिस तरीके से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे थे, उसी तरीके से उनके पसंदीदा भोजन, उनके खाने का तरीका, उनके खाना बनाने के तरीके, उनके चीज़ों को इस्तेमाल करने के तरीके, उनके मसालों को इस्तेमाल करने के तरीके सब लोगों तक पहुंच रहे थे। किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आई होंगी, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे कि हम नूडल्स को चाइनीज फूड कहते हैं क्योंकि वह चाइना से यहाँ आया होगा। उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के भोजन अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए होंगे और यहाँ से भी दूसरी जगहों तक फैले होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। फूड ऑफर मैनी एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। फूड ऑफर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितने लंबे डिस्टेंस तक हमारे इस कल्चर को एक्सचेंज किया गया, बदला गया। व्यापारी और यात्री किस तरीके से नई तरह की फसलों को भूमि पर बोने लगे और उनसे व्यापार करने लगे। हम रेडी करते हैं फूड स्टफ के रूप में डिसेंडेंट पार्ट में कि किस तरीके से विश्व में अलग अलग तरह के कॉमन ओरिजिन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं सबसे पहले, जिसे हम सापागत्ती और नूडल्स भी कहते हैं, कि किस तरीके से यह लोगों तक पहुंची। विश्वास किया जाता है कि जो नूडल्स थी या फिर चाउमीन थी, यह मुख्य रूप से चाइना से आई होगी और बाद में यह सापागत्ती में बदल गई होगी, और शायद अरब के व्यापारी रहे होंगे जिन्होंने पास्ता को 5th सेंचुरी के आसपास सबसे पहले यूज किया होगा। उस नाम का सिलिसी नाम का एक आइसलैंड भी वहाँ पर है इटली के अंतर्गत। इसके अलावा ऐसे फूड के विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो इंडिया और जापान में आई होंगी या फिर जापान से या इंडिया से दूसरी जगहों पर फैली होंगी, जिन्हें ये समझ पाना संभव नहीं है कि इन कब पैदा हुई या फिर ये कहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाए। इसके अलावा हम इसका गैस वर्क ही कर सकते हैं, इसके बारे में सोच ही सकते हैं, सजेस्ट ही कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर हो सकता है इन चीज़ों को लेकर, और क्या मॉडर्न समय से पहले का समय हो सकता है विश्व में इन सभी चीज़ों का। नीचे मर्चेंट ऑफ वेनिस के रूप में एक्सचेंज गुड के रूप में मार्को पोलो को दिखाया गया है। यह बुक मार्वल्स को दिखाती है 15th सेंचुरी में के जो व्यापार कर रहे हैं। मार्को पोलो के बारे में आपने एक कहानी पढ़ी भी होगी जो आपकी 9th की किताब में आती है इंग्लिश की, कि किस तरीके से वह यात्री पर्टिकुलर अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरियो में व्यापार करने के लिए चले जाता है और 20 साल बाद वह वापस लौटता है। लोग उसे पहचान नहीं पाते तो वह वही कपड़े पहनता है जो 20 साल पहले उसने यात्रा से
करने से पहले शुरू किए थे, और साथ ही उनमें अपने सारे धन को छुपा कर रखता है और उसे फाड़ते हुए लोगों को दिखाता है कि किस तरीके से उसने इतनी सारी कमाई दूसरे देशों में व्यापार करके पाई है। मैनी ऑफ अदर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, माइस, टमाटो, चिलीज, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर अंटिल अबाउट 5th centuries ago। यहाँ पर बात की जा रही है कि उस समय के दौरान फूड के रूप में शायद 5वीं शताब्दी के आसपास हम लोग नहीं जानते थे कि आलू क्या होता है, सोयाबीन क्या होती है, ग्राउंड नट क्या होता है, बाजरा क्या होता है या फिर मक्का क्या होता है। साथ ही साथ हम नहीं जानते थे टमाटर क्या होता है, मिर्च क्या होता है या फिर शकरकंदी क्या होती है। ये धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर तक अलग अलग एरियो से पहुंचने वाली सब्जियां रही हैं जो यहाँ पर बाद में बोई जाने लगी हुई। साथ ही साथ हम फूड के रूप में विभिन्न प्रकार से इंट्रोड्यूस करते हैं। यूरोप में, एशिया में जो क्रिस्टोग्राफर कोलंबस हैं वे एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लेते हैं एक एरिया को जिसे अमेरिका के नाम से जाना जाता है या अमेरिकन्स के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ वे किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के एरिया को ढूंढते हैं, साउथ अमेरिका में कैरिबियन सी से होते हुए वे किस तरीके से पहुंचते हैं, ये सभी चीज़ें दर्शन में आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमन फूड्स के बारे में जाना जाता है। अमेरिका के उस समय के दौरान किस तरीके से ओरिजिनल रूप से इनहेबिटेट हुए हुए लोग अमेरिकन इंडियंस के रूप में ये सब पता चलता है। इसके अलावा उस समय के बारे में पता चलता है कि किस तरह की नई फसलें आई, किस तरीके से वे अलग अलग एरियो तक पहुंची, किस तरीके से जीवन और मृत्यु दोनों अलग अलग एरियो तक पहुंची, क्योंकि लोग पहुंच रहे हैं तो उनके साथ साथ उनकी बीमारियां भी पहुंच रही हैं। इसी तरीके से यूरोप के हम उस पूरे समय को देखते हैं जब खाने के लिए बेटर वेजेस नहीं थे, बेटर चीज़ें नहीं थी, लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं रह गई थी उन लोगों की, और किस तरीके से इंट्रोडक्शन देखते हैं हम हम्बल पोटैटोज का, या फिर आलूओं के अकाल के समय को देखते हैं। आयरलैंड में कितने गरीब लोग हो गए थे, कितने किसान लोग गरीब हो गए थे कि वे डिपेंड रह गए थे कि आलूओं पर ही निर्भर रह गए थे। किस तरह की बीमारियां आई होगी, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को नष्ट कर दिया होगा, किस तरीके से आलू की फसलों पर निर्भर रहना पड़ा होगा 1840 के आसपास। वे सभी चीज़ें सामने आती हैं। कैसे हजारों लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए होंगे, स्टार्वेशन के कारण मारे गए होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया भी गया है, इस फिगर में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है या फिर इलस्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे आलू की कमी हुई, या फिर एक तरीके से आलू के अकाल के रूप में इसे लंदन न्यूज में डाला गया है 1849 में। हंगरी के कुछ बच्चे आलू की फसल कट जाने के बाद जमीनों को खोदते हुए बचे हुए आलूओं को निकालने या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे भूख से परेशान हैं। साथ ही साथ यह समय है जब इसे आलू के अकाल के रूप में या पोटैटो फेमेन के रूप में जाना गया। 1845 से लेकर 1849 का यह 4 साल का वक्त जिसमें लगभग 10 लाख लोग भूख के कारण मारे गए, और साथ ही साथ इससे कहीं डबल लोग भोजन की तलाश में, काम की तलाश में अपने स्थानों से दूर चले गए। जो ये काम की तलाश में अपने स्थानों से दूर गए हैं, यही लोग असल में व्यापार के कारण ग्लोबलाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं। इस चीज़ को, इस फिगर को समझाने का मोटिव सिर्फ यही है कि किस तरीके से लोगों को इतना परेशान होना पड़ा कि एक लंबी यात्रा करनी पड़ी जब उस समय के दौरान जब उनके पास संसाधन नहीं थे, जब उनके पास कोई तो वो तरीका नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे यहीं पर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से दूर चले जाया जाए और काम की तलाश की जाए या फिर वह तरीके खोजा जाए जिससे वे जीवन जी सकें। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे हम कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंट डिजीज एंड ट्रेड। किस तरह की कॉन्सिक्वेंट डिजीज देखने को मिलती है, किस तरह का व्यापार देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। कॉन्सिक्वेंट कहते हैं चीज़ों पर विजय को, कि किस तरीके से विजय प्राप्त की उन्होंने, किस तरह की बीमारियां देखने को मिली, किस तरह का व्यापार देखने को मिला,
इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जानते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंतर्गत हम रैंक करते हैं और ग्रेटली रूप से 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोपियन सेलर्स को देखते हैं जो समुद्र के माध्यम से एशिया में आए, जिन्होंने सक्सेसफुल रूप से क्रॉस किया वेस्टर्न ओशियन को जो अमेरिका से जुड़ा हुआ था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई शताब्दियों तक यह इंडियन ओशियन के नाम को से दूर रहे और जानने के बाद इसमें व्यापार को शुरू किया। किस तरीके से गुड्स, लोग, नॉलेज, कस्टम्स वगैरह को यहाँ पर लाया गया, किस तरह की क्राइसिस को देखने को मिले, किस तरीके से क्रॉसिंग देखने को मिली वाटर की, ये सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ भारत को एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विभिन्न देश इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल रूप से यह सभी का केंद्र बन गया, सभी माध्यमों का, जिससे यह जुड़ता चले गया। साथ ही साथ हम देखते हैं किस तरीके से यह एंट्री करता है, यूरोपियन हेल्प के जरिए एक्सपेंड होता है और किस तरीके से डायरेक्ट रूप से हम देखते हैं उस फ्लो को जहां पर यह यूरोप तक पहुंचता है। साथ ही किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई है अमेरिका के अंतर्गत, किस तरीके से यह कट ऑफ होता है रेगुलर कॉन्टेक्स्ट में, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं। साथ ही हम समझते हैं कि वेस्टलैंड the abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere। यह वह समय रहा, यह वह बड़ा हिस्सा रहा भारत का जो बहुत अधिक मात्रा में फसलों को बोता था, मिनरल्स रखता था और व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने का काम करता था। क्योंकि हम अपने फीचर्स ऑफ के अंतर्गत, इंडियन फीचर्स के अंतर्गत जान ही चुके हैं कि भारत में क्या क्या खासियत है हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर में। और साथ ही साथ हमने जाना है कि यहाँ की ज़मीन किस तरह की फसलों को बो सकती है। तो यहाँ की प्रमुखता को देखते हुए, यहाँ की क्वालिटी को देखते हुए व्यापार के लिए सभी लोग यहीं से जुड़ने लगे। इसके अलावा इसका खुद में सब कॉन्टिनेंट होना, एशिया को यूरोप से जोड़ना और साथ ही साथ मालदीव वगैरह एरियो को और नीचे बर्मा वगैरह एरियो को भी रूट के माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से या अदर रूट्स के माध्यम से, स्वेज कैनल्स रूट के माध्यम से लोगों को लंदन तक को यहाँ तक जोड़ना एक बड़ा कारण बना होगा। इसी चीज़ को यहीं तक रखते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके गाइज, तो अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा आप सभी।